हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग आर में। मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ साइंस का 10th क्लास की सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर, बायोलॉजी का पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखिए। तो बिना देरी करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लाइफ प्रोसेस में पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। तो ये न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चे? न्यूट्रिशन जो होता है, हर एक ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। अब ऑर्गेनिज्म वर्ड का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म में हमारा जो है प्लांट भी आएगा और एनिमल भी आएगा। याद रखना, ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है उसमें प्लांट भी होगा, एनिमल भी होगा। तो प्लांट और एनिमल को हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ऑर्गेनिज्म वो चीज़ होती है जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो वो एनिमल में भी लाइफ एग्जिस्ट करती है और प्लांट में भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो इसलिए हम प्लांट और एनिमल को एज ए ऑर्गेनिज्म की तरह ही बोलेंगे, ऑर्गेनिज्म बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो, न्यूट्रिशन जो है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए, ठीक ना। क्यों चाहिए? क्योंकि अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम न्यूट्रिशन नहीं देंगे तो हमारा बॉडी जो है ढेर सारे सेल से मिलके बना हुआ है और हर सेल को जीने के लिए उसको न्यूट्रिशन चाहिए। तो जब सेल अपना फंक्शन बंद कर देगा अगर हम उसे न्यूट्रिशन नहीं देंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूट्रिशन से ही हमारा सेल फंक्शन करता है। तो इसलिए हम जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू हमारे बॉडी के अंदर के जो सेल होते हैं और उनको अगर ग्रुप अप करें तो वो टिश्यू बनाते हैं और उनको ग्रुप अप करें तो वो हमारे ऑर्गन बनाते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी हमारे जो सेल्स हैं और जो हमारे बॉडी के अंदर के ऑर्गन हैं, उनको हमें जो है न्यूट्रिशन देना होता है। अगर हम उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे तो वो फंक्शन परफॉर्म करेंगे, अगर नहीं देंगे तो वो फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। अभी हम लोग यही जानेंगे कि न्यूट्रिशन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। न्यूट्रिशन इज जस्ट एज ए फूड। जो भी आप खाना खाते हो वो न्यूट्रिशन होता है, और जो खाना आप खाते हो वो आप सराउंडिंग से लेते हो। आप आसपास की जो सराउंडिंग होती है, चाहे हम हमारी बात करें, चाहे एनिमल की बात करें, चाहे प्लांट की बात करें, प्लांट भी अपने सराउंडिंग की चीज़ों को ही सिंथेसिस करके उसका फोटोसिंथेसिस करके ही लेता है। और हमारी बात करें तो हम भी आसपास के न्यूट्रिशंस को ही लेते हैं। तो ओवरऑल न्यूट्रिशन, अच्छा, अब ये बात ये उठती है कि न्यूट्रिशन में ऐसी क्या चीज़ होती है जिसे हमारे बॉडी के अंदर के सेल्स को चाहिए होता है, ठीक है, या हमें चाहिए होता है। न्यूट्रिशन के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट मिलेगा, प्रोटीन होगा, तो ये विटामिन्स होगी। तो ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती है जो हमारे न्यूट्रिशन के अंदर होता है। तो ओवरऑल मैंने आपको समझा दिया कि न्यूट्रिशन क्या होता है। तो देखो, मैंने बता दे रहा हूँ कि न्यूट्रिशन इज ए मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट। तो हमको ये इन्वायरमेंट से मिलता है। अच्छा, जब हम न्यूट्रिशन लेते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होता है? इट कैन बी डिफाइन एज द प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनिज्म इंजेस्ट। तो सबसे पहले क्या करेगा वो ऑर्गेनिज्म? उस न्यूट्रिशन को इंजेक्ट करेगा, उसके बाद वो डाइजेस्ट करेगा, उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करेगा। जब उसे एब्जॉर्ब कर लेगा तो फिर एब्जॉर्ब होने के बाद वो एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक ना। ट्रांसपोर्ट क्या? हर एक बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाएगा। और उसके बाद जब वो वहाँ पहुंच जाएगा तो उसको वो यूज़ करेगा, यूटिलाइज़ करेगा न्यूट्रिएंट, एंड डिस्पोज कर देगा, डिस्पोज ऑफ देयर एंड प्रोडक्ट। और उसके बाद उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर कर देगा। आई होप ये मेरी बात समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है? अब न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन को लेने के जो है अलग अलग ऑर्गेनिज्म के तरीके अलग अलग होते हैं। तो अलग अलग तरीके होते हैं। तो उसी बेसिस पे जो है ऑर्गेनिजम्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक ऑर्गेनिज्म को हम लोग ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं और एक ऑर्गेनिज्म को हम हीटोट्रॉफ्स बोलते हैं। ऑटोट्रॉफ्स क्या होता है? हीटोट्रॉफ ऑर्गेनिजम्स क्या होता है? बच्चे, ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होता है, अगेन आई रिपीट, ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होता है जो अपने आप पे डिपेंड करता है, ना किसी और पे डिपेंड करता है। मतलब अपने आप पे डिपेंड करता है, मतलब वो खुद अपना फूड खुद वो बनाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अपना वो फूड खुद बनाता है, मतलब वो किसी पर डिपेंड नहीं करता। ये बात याद रखना बच्चे कि जितने भी ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो किसी और पर डिपेंड नहीं होते हैं। एग्जाम्पल में मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है, बैक्टीरिया जो होता है, और जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं वो सब के सब ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। इनको क्या, किसके प्रेजेंस में ये जो है अपना फूड बनाते हैं? अगर इनके सराउंडिंग में ये चीज़ें अगर इनको मिलती है तो ये अपना फूड सेल्फ बना लेते हैं, किसी और पर डिपेंड नहीं होते हैं। तो इन्हें क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड अगर इनको मिल जाए, वाटर मिल जाए, ठीक है, सनलाइट हो, और इनके
प्लांट के अंदर, मतलब ये प्लांट भी तो एक सेल से बना होगा, तो प्लांट अगर सेल से बना होगा तो इनका सेल एनिमल सेल से अलग होगा, ऑब्वियसली अलग है, क्योंकि ये फूड बना पा रहे हैं और जो एनिमल होते हैं वो फूड नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। वो हीटरोट्रॉप में आएंगे, हम डिस्कस जरूर करेंगे, आगे ही डिस्कस होने वाला है। तो इनके सेल के अंदर एक स्पेशल प्रकार का जो है इसके अंदर जो है ऑर्गेनल्स होता है, जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, और ये क्लोरोफिल जो है लाइट को एब्जॉर्ब करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगेन आई रिपीट, ये लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और लाइट एज ए एनर्जी है। तो ये ग्रीन प्लांट के अंदर, जितने भी प्लांट अगर ग्रीन है, ऑब्वियसली उसके सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा, और वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट जो है क्लोरोफिल होगा, और क्लोरोफिल की वजह से वो ग्रीन कलर, क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, तो इसलिए पूरा का पूरा प्लांट हमारा ग्रीन कलर का दिखाई देता है। आई होप ये क्लियर होगा। इस ज़्यादातर उसके स्टेम देखोगे, उसकी लीफ देखोगे तो आपको ग्रीन दिखेगा। तो जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं वो सब के सब फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कार्बन डाइऑक्साइड सराउंडिंग से मिलता है, वाटर रूट्स के थ्रू ले लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए वो जो है लीफ के थ्रू ले लेता है, गार्ड सेल के थ्रू लेता है, स्टोमेटा के थ्रू लेता है, और वो फोटोसिंथेसिस करता है और अपना फूड बना लेता है। आगे बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले बच्चे, बहुत डिटेल में अपन करेंगे। तो ये देखो, ये हमारा ग्रीन प्लांट है, ठीक है ना। तो ये हमारे जितने, ये सारे हमारे प्लांट, जो जितने भी हमारे ये प्लांट होते हैं, सारे के सारे प्लांट जो है ऑटोट्रॉफ में आते हैं। बैक्टीरिया जो है, कुछ सम बैक्टीरिया, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ऑटोट्रॉफ में आते हैं। अब ऑटोट्रॉफ क्लियर हुआ, तो कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होंगे जो खुद अपना फूड नहीं बनाते हैं। तो ठीक है, तो अगले देखो, अगला टॉपिक क्या है, हीटरोट्रॉपिक्स। तो हीटरोट्रॉफ्स भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, और इनको भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, बट ये न्यूट्रिशन खुद जनरेट नहीं कर पाते हैं। अगेन आई रिपीट, ये न्यूट्रिशन खुद जनरेट नहीं कर पाते हैं, ये दूसरे की हेल्प से न्यूट्रिशन लेते हैं। और यहाँ पे एक वर्ड होगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब डायरेक्टली वर्ड का मतलब होता है कि वो डायरेक्टली उससे लेता है, इनडायरेक्टली का मतलब होता है लेना उसी से है, बट इसके थ्रू लेता है। मैं इससे बोलूँगा, ये उससे बोलेगा, और वो इसको देगा, और ये मुझे दे देगा, तो ये इनडायरेक्टली होगा। एग्जाम्पल बहुत अच्छे अच्छे देने वाला हूँ, अपने आप समझ में आएगा। तो देखो क्या लिखा है, ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट मेक देयर फूड एंड डिपेंड डायरेक्टली एंड और इनडायरेक्टली ऑन द ऑटोट्रॉफ्स। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड होता है, और फॉर सर्वाइवल, मतलब अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए वो जो है हीटरोट्रॉफ्स जो ऑर्गेनिज्म होता है वो ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंड होता है, मतलब ऑटोट्रॉफ्स से न्यूट्रिशन लेता है, ये वो कहना चाह रहा है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली एक लाइन में दोबारा मैं समझा रहा हूँ कि हीटरोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म वो होता है जो अपना फूड खुद नहीं बनाता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो जो है ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंड करता है, मतलब वो प्लांट पर डिपेंड करता है, प्लांट से न्यूट्रिशन लेता है। अब छोटा सा एग्जाम्पल, अगर मैं बर्ड्स की बात करूं, अगर मैं इस बर्ड की बात करूं, ये बर्ड है और ये बर्ड है, तो ये एक तरह से देखा जाए डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है ऑटोट्रॉफ्स पे। बट अगर मैं लायन की बात करूं तो ये डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं होता है ऑर्गेनिज्म से। क्यों? मैं समझाता हूँ ये डायरेक्टली क्यों नहीं होता, बट फिर भी ये डिपेंडेंट होता है, पर डायरेक्टली नहीं होता है। कैसे, मैं समझाता हूँ। देखो, ये तो हिरन को खाता है, और हिरन जो है ऑटोट्रॉफ्स मतलब प्लांट को खाती है, ठीक है ना, प्लांट को वो खाती है, तो प्लांट से जो है एनर्जी लेती है हिरन, और हिरन को जो है शेर खा जाता है। तो ये हुआ इनडायरेक्टली, एक तरह से उसको एनर्जी मिली है प्लांट की है, बट वो किसके थ्रू, हिरन के थ्रू मिली है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डायरेक्टली लेते हैं, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इनडायरेक्टली होते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया। हीटरोट्रॉफ्स में मैं एग्जांपल अभी देने वाला हूँ फंजाई का। फंजाई देखो, फंजाई के अंदर देखो, ये एक प्लांट की तरह है, ठीक है, इसको ऑर्गेनिज्म की तरह, ऑर्गेनिज्म ये वेल डेवलप नहीं होते हैं, तो ये जो होते हैं, ये प्लांट जो है ग्रीन पिगमेंट इनके अंदर नहीं होता है, ठीक है ना। तो प्लांट जो है ये ग्रीन कलर का नहीं होता है, इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट नहीं होता है, इसका मतलब इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होगा। अगर इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होगा तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा तो ये अपना फूड खुद नहीं बना पाएगा, और अगर ये अपना फूड खुद नहीं बना पाएगा तो फंजाई किस में आएगा, हीटरोट्रॉफ्स में आएगा। और जितने भी एनिमल्स होते हैं बच्चे, वो तो अपना फूड बनाते ही नहीं हैं, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल होता ही नहीं है, और अगर होता ही नहीं है तो ये अब फूड बना ही नहीं पाएंगे, इसलिए ये भी हीटरोट्रॉपिक होते हैं। इतनी देर तक डिस्कस किया, आई होप क्लियर हो चुका होगा आपको। आगे चलते हैं। अब हमने हीटरोट्रॉप के बारे में पढ़ा, ऑटोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा, अब हम लोग ऑटोट्रॉप्स को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हीटरोट्रॉप्स तो सिर्फ डायरेक्टली डिपेंड करते हैं, बट ऑटोट्रॉप जो होते हैं वो अपना खुद बनाते हैं। तो फिर हमारे अंदर ये चीज़ जानने की ज़रूरत है कि वो अपना फूड कैसे बनाते हैं।
प्लांट के अंदर ऐसी क्या चीज़ होती है जिनके थ्रू ये फूड बनाते हैं। तो हम अब आगे की टॉपिक को यहीं से पढ़ेंगे। तो ओवरऑल जो फोटोसिंथेसिस होती है वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का पार्ट होता है। फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही जो है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन लेते हैं। तो हम लोग एक तरह से देखा जाए फोटोसिंथेसिस ही पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर ना? तो देखो, तो होता क्या बच्चे फोटोसिंथेसिस, इसको समझने से पहले मुझे दो बात और टॉपिक समझाना है। एक होता है ऑर्गेनिक मटेरियल और एक होता है इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मटेरियल क्या होता है मैं समझाता हूँ बच्चे। ऑर्गेनिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं या वो कंपाउंड होते हैं या वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे हम, कंपाउंड ही बोलेंगे। वो कंपाउंड होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं। वो कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हो वो सारे के सारे कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे, और वो कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके ना बने हो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। तो फोटोसिंथेसिस की ये रिएक्शन है। और इस फोटोसिंथेसिस, इसको आइसोमेट्रिक नहीं लगाया मैंने, तो बैलेंस इक्वेशन नहीं है, बट मैं बैलेंस इक्वेशन समझाना नहीं चाह रहा हूँ, मतलब उसको नहीं मुझे बताना है। मेरा तो फोकस फोटोसिंथेसिस पे है, तो मैं फोटोसिंथेसिस को समझा रहा हूँ। तो बच्चे ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है ना। ये क्या है बच्चे? इनऑर्गेनिक मटेरियल है। और कैसे? क्योंकि ये जो है कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, जबकि ऑर्गेनिक कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। ये भी हमारा इनऑर्गेनिक है। आई होप ये क्लियर है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, ये दोनों के दोनों इनऑर्गेनिक है क्योंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर नहीं बने हुए हैं। और देखो, अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो ये जो है ऑर्गेनिक है, ठीक है ना, ये हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल है। तो एक चीज़ देखो कि फोटोसिंथेसिस में हम क्या देख रहे हैं। फोटोसिंथेसिस में हम देख रहे हैं कि इनऑर्गेनिक की सिंथेसिस करने के बाद हमें ऑर्गेनिक मटेरियल मिल रहा है, और प्लांट को ऑर्गेनिक मटेरियल चाहिए। प्लांट का जो फूड होता है, न्यूट्रिशन होता है, वो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। आई थिंक ये क्लियर हो। अच्छा सर, इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट भी ऑर्गेनिक मटेरियल होता है? बिल्कुल, कार्बोहाइड्रेट इज एग्जाम्पल ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल। प्रोटीन is also the example of the organic material. Fatty acid is also the example of the organic material. तो ऑर्गेनिक मटेरियल, अच्छा सर इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है और ये फैट है, ये एक कार्बन हाइड्रोजन के एक लंबे चैन के मॉलिक्यूल्स होते हैं? बिल्कुल, ये लंबे चैन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं। और इन्हीं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को हम लोग अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं, सेल तक पहुंचाते हैं, सेल तक जाता है वो, बट पूरा का पूरा नहीं जाता, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं और तोड़ करके फिर जो है वहाँ ले जाते हैं और वहाँ उसको असेंबल कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं वो सब के सब ऑटोट्रॉप्स होते हैं एंड यूज़ द लाइट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। ये लाइट को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यूज़ करते हैं और इसी एनर्जी को की हेल्प से ये सिंथेसिस करते हैं फॉर सिंथेसिस। मतलब ओवरऑल लाइट एनर्जी का ये लोग क्या करते हैं? यूज़ करते हैं सिंथेसिस करने के लिए। अच्छा, फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बाय विच ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, तो प्लांट का जो ग्रीन पार्ट होता है, ठीक है ना, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट सिंथेसिस द ऑर्गेनिक फूड। तो ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट जो होता है वो ऑर्गेनिक फूड को सिंथेसिस करता है और उसका कार्बोहाइड्रेट बनाता है। बट ये किसके थ्रू बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की प्रेजेंस में बनाता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होगा, सनलाइट होगा, वाटर होगा, अपने आप ये फोटोसिंथेसिस होगी और फोटोसिंथेसिस से कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा और यही कार्बोहाइड्रेट बनते ही प्लांट के अलग अलग जगह पे पहुंच जाएगा। तो ओवरऑल आपको ये रिएक्शन याद रखनी है, CO2 + H2O = C6H12O6 + O2। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखो कि अच्छा देखो एरो के, एक बात बहुत ध्यान समझना बच्चा, एरो के इस तरफ जो है उन्हें हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं और एरो के इस तरफ को हम लोग जो है प्रोडक्ट बोलते हैं और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। तो सोचो जो प्रोडक्ट बना है उस प्रोडक्ट में देखो जाकर कि क्या क्या चीज़ बना है। तो फोटोसिंथेसिस होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और H2O की रिएक्शन होने के बाद जो है बनता है कार्बोहाइड्रेट C6H12O6। कार्बोहाइड्रेट दो फॉर्म होते हैं, स्टार्च के फॉर्म में और जो है ग्लूकोज के फॉर्म में, जो है यहाँ पे शुगर है, ठीक है ना। अच्छा, तो देखो C6H12O6 ये बनता है प्लस O2 बनता है। तो सोचो जब ये प्लांट ये शुगर फॉर्म करता है या ये C6H12O6 बनता है और O2 बनता है, तो O2 को तो प्लांट अपनी बॉडी से बाहर निकाल देता है
और जो C6H12O6 होता है उसको बॉडी के अलग अलग जगह पहुंचा देता है। तो देखो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये बात है कि फोटोसिंथेसिस होने से पहला फ़ायदा प्लांट को हुआ कि उसको जो है फूड न्यूट्रिशन मिल गया, और ये न्यूट्रिशन प्लांट के अलग अलग सेल्स को मिलेगा, जिससे प्लांट जो है फंक्शन परफॉर्म करेगा और आगे वो ग्रो करेगा, डेवलप करेगा, ठीक है ना, सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करेगा ये। बट एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, सराउंडिंग को ये क्या दे रहा है, सराउंडिंग को ऑक्सीजन दे रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन अपने पास नहीं रखता है, उसको बाहर कर देता है, लीव के थ्रू वो बाहर हो जाता है। जब वो बाहर होता है तो बच्चे कहाँ जाता है, सराउंडिंग में जाता है, और सराउंडिंग में जितने भी हमारे एनिमल्स होते हैं उन सभी एनिमल्स तक पहुँचता है ये चीज़, ह्यूमन बीइंग के पास पहुंचता है। तो और वही ऑक्सीजन को वो जितने भी एनिमल होते हैं और ह्यूमन बीइंग होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस से अपना फ़ायदा तो करता है प्लस दूसरों का भी फ़ायदा करता है, जितने एनिमल है उनका भी फ़ायदा करता है, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हुआ। अगला टॉपिक है कि जो है फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है। पहला स्टेप बच्चे फोटोसिंथेसिस में याद रखना, एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट एनर्जी। सबसे पहले हमारा जो है लाइट एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। तो ये मेरा पहला स्टेप होता है, ये पहला स्टेप है। पहले स्टेप में हमारी क्या होती है, सन की जो लाइट होती है वो सन की लाइट यहाँ आएगी, और ये सन की लाइट जो है जैसे ही सन की लाइट आती है तो ये इसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाती है, और जैसे ही सन की लाइट इसके ऊपर पड़ती है तो सन की लाइट से की जो एनर्जी होती है वो क्लोरोफिल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, क्योंकि ये लाइट सेंसिटिव मटेरियल होता है जो सिर्फ लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। उसके बाद बच्चे जो एब्जॉर्ब हुई लाइट एनर्जी है वो यूज होती है, वो कन्वर्ट होती है, क्या करती है, केमिकल रिएक्शन में यूज होती है। तो अगर वो केमिकल रिएक्शन में यूज करेगी तो कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी का कन्वर्जन होता है। लाइट एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, ये केमिकल एनर्जी में बदलता है। अगर लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदलेगा तो अंदर जो सब्सटेंस होंगे, जैसे H2O है तो H2O मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होगा, H2O मॉलिक्यूल क्या होगा, स्प्लिट होगा, और जब H2O मॉलिक्यूल स्प्लिट होगा तो वो दो पार्ट में टूटेगा। अगर मैं ये H2O की बात करूँ, ये H2O है, तो H2O को जैसे ही एनर्जी मिलेगा, जैसे ही इसको एनर्जी मिलेगा, ये लो, तो जैसे ही एनर्जी मिलेगा तो ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, एक O2 में टूटेगा और एक हमारा क्या होगा, H फॉर्म में होगा, और यही H CO2 को मिल जाएगा। किसको मिलेगा बच्चा, CO2 को। और जैसे ही CO2 को मिलेगा तो CO2 की सिंथेसिस हो जाएगी, और CO2 सिंथेसिस होकर C6H12O6 फॉर्म कर लेगा, और यही मुझे चाहिए। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो अगला क्या होता है बच्चे, लाइट एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, और दिस एनर्जी कैन स्प्लिट द H2O इनटू द टू फॉर्म, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। हाइड्रोजन जो है वो रिडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, तो थर्ड स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का जैसे ही रिडक्शन होगा वैसे ही मुझे कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। आई थिंक ये क्लियर हुआ। तो फर्स्ट स्टेप लाइट का एब्जॉर्प्शन, सेकंड स्टेप लाइट का कन्वर्जन, और कन्वर्जन से जो है H2O मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है, और वो स्प्लिट होने के बाद हमको हाइड्रोजन मिलता है, और ये हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है और उससे कार्बोहाइड्रेट फॉर्म हो जाता है। ये क्या है, ये फोटोसिंथेसिस का एक प्रोसेस हैगा, उसका एक स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा स्टेप। अगला देखो बच्चा, अगली बात हम लोग करेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस होती है, ये लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तो हम सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल होता है, उस ऑर्गेनेल का नाम है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लेंगे कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है और इसके अंदर क्लोरोफिल होता है और वो क्या करता है, ठीक है। तो बच्चे ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है, और इस क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं डबल मेम्ब्रेन का होता है। तो ये देखो, ये बच्चा ये ऊपर का है, आउटर मेम्ब्रेन हो गया। डबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, सपोज मैंने एक शर्ट पहना हुआ, इसके अंदर मान लो इनर पहना, तो हमारे ऊपर दो लेयर है। उसी तरीके से क्लोरोप्लास्ट के ऊपर एक लेयर हुआ और क्लोरोप्लास्ट के ऊपर एक और लेयर हुआ। तो क्लोरोप्लास्ट डबल लेयर का होता है, आउटर मेम्ब्रेन होगा, और ये अंदर का जो हो गया ये इनर मेम्ब्रेन हो गया। ये देखो अंदर की ये स्पेस होती है, यहाँ पे भी रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की। ये 11th क्लास में बायोलॉजी में आप पढ़ोगे कि दो तरह की रिएक्शन होती है, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन, ठीक है। तो बट हमें उतना दूर तक नहीं समझना, 10th क्लास में है उसी को समझना। ये देखो, ये कॉइन्स लाइक स्ट्रक्चर का होता है, ये देखो जिसको हम लोग थैलाकॉइड बोलते हैं, ठीक है ना। और ये थैलाकॉइड जो है, हर एक थैलाकॉइड को जो है इसको इसके साथ कनेक्ट होता है, ठीक है ना। तो ये अंदर क्लोरोप्लास्ट का ये स्ट्रक्चर है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। तो देखो लिखा है एनी ऑफ द क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनल्स, ठीक है ना, विच आर फाउंड इन अ लार्ज नंबर इन द प्लांट एंड एल्गी सेल्स।
देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनल्स को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। मतलब ऐसा ऑर्गेनल जिसके अंदर क्लोरोफिल हो उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और वो ज़्यादातर प्लांट में लार्ज अमाउंट में होता है, और जितना ज़्यादा अमाउंट में होगा वो फोटोसिंथेसिस उतना ज़्यादा कहता है। और वेरी इंटरेस्टिंग, देखो यहाँ कह रहा है कि एल्गी के पास भी होता है। देखो लिखा है कि एल्गी सेल्स के पास होता है अंडर गोइंग द फोटोसिंथेसिस, और ये फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, और इसलिए हम इसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। सिंपली क्लोरोप्लास्ट जो है प्लांट सेल के अंदर होता है, और क्लोरोप्लास्ट वो चीज़ होता है जिसके वो ऑर्गेनल होता है जिसके अंदर जो है क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, इसीलिए प्लांट ग्रीन कलर का दिखाई देता है, ठीक है ना, और ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। द प्लांट क्लोरोप्लास्ट आर टिपिकली लेंस शेप्ड एंड बाउंडेड बाय द डबल मेम्ब्रेन। मैंने आपको बताया था कि दो मेम्ब्रेन की होती है, एक ऊपर आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस की साइट की बात, कि प्लांट की किस जगह पर फोटोसिंथेसिस होता है। तो देखो क्लोरोप्लास्ट आर द मेन साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। याद रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, तो आप जवाब दोगे कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। एंड ऑकर द मीजोफिल सेल्स ऑफ द लीव। अच्छा, अब मैं बताता हूँ ये क्या होता है। मीजोफिल सेल्स क्या होता है, ठीक है ना, ये मैं इसको काट दूँ, इन द मीजोफिल सेल, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इन द, ठीक है, ऑकर इन द मीजोफिल सेल ऑफ द लीव। अब बच्चा ये क्या होता है मैं समझाता हूँ। लीव के अगर अंदर घुसते हो, अगर लीव के अंदर घुसोगे तो लीव के जस्ट अपर लेयर के नीचे वाली लेयर में आप ढेर सारे आप मीजोफिल सेल्स पाओगे। इसी मीजोफिल सेल के अंदर जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट अगर बहुत ज़्यादा होगा इन सेल के अंदर, मीजोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होता है, और अगर नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होगा तो ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। तो लीफ के जस्ट नीचे वाले लेयर में एक सेल होती है, उस सेल का नाम है मीजोफिल सेल्स, और मीजोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये मीजोफिल सेल्स जो है फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब बताओ कौन कौन से रॉ मटेरियल चाहिए जिसके थ्रू फोटोसिंथेसिस होगा। पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि मुझे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और वाटर चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट चाहिए, और क्लोरोफिल वाटर सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड, ये मुझे देखो, अब ये मुझे, मैं इसके बारे में भी इंडिविजुअली डिस्कस करूँगा कि मुझे वाटर कहाँ से मिलता है लीफ को। सबसे पहली बात, लीफ के अंदर जो है लीफ में के थ्रू ही फोटोसिंथेसिस होती है, और लीफ के अंदर की लेयर के अंदर मीजोफिल सेल्स होते हैं, उसी सेल के अंदर जो है फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होता है, ठीक है ना। आई थिंक ये क्लियर है। तो हमें क्या क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट चाहिए। ये एसेंशियल हमारे रॉ मटेरियल्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। आई थिंक क्लियर है, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर है। आप अंदर घुसो इस क्लोरोप्लास्ट के, अगर आप अंदर घुसोगे तो देखो ये हमारा, देखो ये थैलाकॉइड है, ठीक ना, और इसके अंदर देखो ये सारे के सारे जो है अंदर में इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर अगर घुसोगे तो ये दिखाई देगा आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, वन बाई वन जो जो हमें रॉ मटेरियल चाहिए था उन्हीं रॉ मटेरियल का डिस्कस करेंगे। तो पहला रॉ मटेरियल चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। तो गैस कहाँ होगा, सराउंडिंग में होगा। तो लिखोगे विच इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द रिस्पिरेशन। ओहो, जितने भी एनिमल होते हैं वो एनिमल रिस्पिरेशन करते हैं, इनहेल करते हैं, एक्सेल करते हैं। इनहेल एक्सेल करने से मतलब अगर मैं इनहेल किया तो हमारे सराउंडिंग से ऑक्सीजन हमारे अंदर जाएगा, और जब हम एक्सेल करेंगे तो हमारे अंदर के सेल्स के थ्रू जो निकले हुए कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो हमारे लंग्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक ना। वो आपको टॉपिक बताऊंगा। और वो जब एक्सेल करते हैं तो वो बाहर आ जाते हैं, वही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सराउंडिंग में आ जाते हैं। और ये सराउंडिंग में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड मेनली हमारे थ्रू निकले हुए कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को मिल जाते हैं, ठीक है ना। और देखो दिस गैस इज यूटिलाइज्ड बाय द एटमॉस्फेरिक प्लांट। तो यही गैस एटमॉस्फेरिक प्लांट यूज करता है, ठीक है ना। विच इंटर द लीव। अब ये किसके थ्रू घुसता है, लीव के थ्रू घुसता है, थ्रू स्टोमेटा। मैं डिस्कस करूंगा स्टोमेटा क्या होता है। लीव के जस्ट पीछे वाली लेयर में, अगर ये लीव है और लीव के सनलाइट इसके ऊपर पड़ता है, तो जस्ट लीव के पीछे वाली लेयर पे आप देखोगे कि इसके लेयर में जो है आपको अपनी नेक्ड आई से नहीं दिखाई देगा, तो आप
इसके पीछे आप माइक्रोस्कोप से अगर देखोगे तो वहाँ पे स्टोमेटा दिखाई देगा। स्टोमेटा एक गार्ड सेल होता है जो ओपनिंग और क्लोज ऐसे खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है, जिसके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो स्टोमेटा के थ्रू जो होता है वो क्या करता है, वो अंदर इंटर कर जाता है, ठीक है ना, ऑन इट्स सरफेस। और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, जब फोटोसिंथेसिस होने लगता है तो अपने आप वो जो है स्टोमेटा के थ्रू जो है ये अंदर इंटर करने लगता है। चलो अब लीफ के अंदर क्या पहुंच गया, कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच गया। और क्या चाहिए भाई, लीफ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच गया तो अभी तो वाटर चाहिए। तो वाटर कहाँ से मिलेगा, वाटर हमें रूट्स के थ्रू मिलेगा। प्लांट का जो रूट्स होता है वो सॉइल से जो है वाटर को खींचता है और वो वाटर को लेते हुए उसके पास एक वेस्कुलर बंडल होती है, उस वेस्कुलर बंडल का नाम है जाइलम। उसी जाइलम के थ्रू जो है रूट्स से लिया हुआ वाटर अपने आप चलते हुए वेस्कुलर बंडल के थ्रू लीफ तक पहुंच जाता है। आई होप ये भी समझ में आ गया कि वाटर हमको कहाँ मिलता है। फिर भी पढ़ देता हूँ, वाटर इज द अनदर रिक्वायरमेंट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ये भी फोटोसिंथेसिस में ज़रूरत होती है, बट कहाँ से मिलता है, देखो क्या लिखा है, इट इज़ ट्रांसपोर्टेड विच इज़ ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड थ्रू द जाइलम टिश्यूज। यस, जाइलम एक टिश्यूज होती है जिसके थ्रू जो है वाटर और मिनरल का पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन होता है, वाटर का और मिनरल का, ठीक है ना। जाइलम टिश्यू टू लीव्स तक पहुंचता है, फ्रॉम वेयर इट रीच द फोटोसिंथेटिक सेल, और ये फोटोसिंथेसिस सेल तक पहुंचा देता है, रूट से वहाँ तक पहुंचा देता है। और दिस वाटर देन स्प्लिट इनटू द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ऑब्वियसली सनलाइट, मैंने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस में जो हमारा सेकंड स्टेप होता है कि सनलाइट से निकला हुआ एनर्जी जैसे ही वाटर पहुंच जाता है रूट्स के थ्रू जाइलम के पास जाता है, और जाइलम जो है ये लीफ तक पहुंचा देता है। और लीफ में सनलाइट पहले ही इसका इंतज़ार करता रहता है कि आओ, जैसे ही आओ तुमको स्प्लिट कर दूंगा। जैसे ही वाटर इंटर करता है, वाटर को बोलता है आ गए तुम, आ जाओ तुम्हारा स्प्लिट कर देता हूँ। तो ये H2O को क्या कर देता है बच्चे, H2O को स्प्लिट कर देता है, ये O2 में और ये H हाइड्रोजन में तोड़ देता है, ठीक है ना, H2 में टूटता है। और ये H2 क्या करता है बच्चे, जा करके कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करेगा, मैंने समझाया है। अब ये H2 हमारा रिडक्शन में हेल्प करेगा, किसके रिडक्शन में, CO2 का रिडक्शन में हेल्प करेगा। आई होप समझ में आ गया। तो अभी देखो हमें क्या क्या मिल गया, अभी मुझे मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, वाटर मिल गया। अगला देखो, अगला हमारा क्या होता है, क्लोरोफिल। तो बता चुका हूँ क्लोरोफिल के बारे में, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, और लीफ के नीचे वाले सेल में एक स्पेशल टाइप के सेल होते हैं, उनको मीजोफिल सेल्स कहते हैं। उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, ज़्यादा अमाउंट में होता है। अच्छा सर, अब मेरे को समझ में आ रहा है, लीव ही फोटोसिंथेसिस ज़्यादा करता है, मैंने देखा है। तो ये मीजोफिल्स लीव में ज़्यादा होते हैं, और मीजोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल ज़्यादा होता है, इसीलिए लीव फोटोसिंथेसिस करता है। आई थिंक ये क्लियर, ठीक है ना। अच्छा जी, अब इसके अंदर कई तरह के पिगमेंट होते हैं, ये 11वीं क्लास में पढ़ोगे, फिर भी हल्का सा मैंने आपको बता दिया। इसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ऐसे कई तरह के अलग अलग तरह के जो है इसमें क्लोरोफिल के पिगमेंट होते हैं, उनका भी अलग अलग जो है रोल होता है। यह आप 11वीं क्लास में आप सीखोगे। अब बात करते हैं सनलाइट की। तो सनलाइट जो होती है, लाइट की जो एनर्जी होती है, उस लाइट की एनर्जी को हम लोग जो है, जैसे सन की रेज जो है लीफ पे पड़ती है, तो क्लोरोफिल जो है लाइट सेंसिटिव होता है, फोटोसिंथेसिस सेल्स होते हैं, और यही फोटोसिंथेसिस सेल क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो देखो यहाँ पे बच्चे क्या लिखा है, लाइट अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस। ऑब्वियसली लाइट फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है, मतलब आफ्टरनून में बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ मैं आपको, आफ्टर इफेक्ट में बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, और जैसे 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 इवनिंग आने लगता है, फोटोसिंथेसिस का रेट कम होने लगता है, क्योंकि लाइट के इंटेंसिटी पर भी डिपेंड करता है फोटोसिंथेसिस। ये बात आप आगे सीखोगे। तो फोटोसिंथेसिस बाय इट्स इंटेंसिटी, क्वालिटी एंड ड्यूरेशन। यस, इंटेंसिटी, क्वालिटी और ड्यूरेशन इन सब पे डिपेंड करता है, ठीक है। इंटेंसिटी, ज़्यादा इंटेंसिटी आफ्टरनून पे होती है, ठीक है, लाइट इंटेंसिटी जितना ज़्यादा होगा। और एक तो वाइट लाइट के अंदर ढेर सारे अलग अलग रेडिएशंस होते हैं, अलग अलग कलर के रेडिएशंस होते हैं। जैसे अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ग्रीन लाइट। अब ग्रीन लाइट से फोटोसिंथेसिस उतना ज़्यादा नहीं होता है इन कंपेयर टू रेड लाइट, क्योंकि ग्रीन लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बट रेड लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए फोटोसिंथेसिस का रेट जो है ग्रीन लाइट की प्रेजेंस में ज़्यादा होगा। मतलब अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना हो तो आप एक प्लांट को लो, उस पर जो है रेड कलर की लाइट डालो, और एक प्लांट लो उसके ऊपर ग्रीन कलर की लाइट डालो, तो दोनों में जो है फोटोसिंथेसिस रेट रेड वाले कलर
की वजह से वहाँ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ क्या लिखा, रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इज मिनिमम वाइल रेड एंड ब्लू लाइट द रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम, यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा। आई थिंक क्लियर है, आई थिंक ये बात बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। तो रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस हायर इन द प्लांट गेटिंग एवरेज लाइट ऑफ 10 to 12 आवर अ डे। आई थिंक क्लियर, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक देखो बच्चे, अब बात यहाँ पे आती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, ये चीज़ आपके बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, स्टोमेटा। सब कुछ सीखा, अब हम लोग स्टोमेटा सीखेंगे और स्टोमेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। स्टोमेटा मैंने आपको समझा दिया कि एक लीफ के पीछे वाले हिस्से में अगर देखोगे छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, दे आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। ये सरफेस ऑफ द लीफ पर छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, उसी को हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। तो ये देखो, ये स्टोमेटा के स्ट्रक्चर है, ये दो फॉर्म में दिखाया है, ये ओपन के फॉर्म में है, ठीक है ना, और ये क्लोज के फॉर्म में है। तो ये ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज होता है। आई थिंक ये क्लियर हुआ बच्चे। मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ कि जो प्लांट जो है वाटर का जो ट्रांसपीरेशन करता है वो भी स्टोमेटा के थ्रू ही करता है, वो भी स्टोमेटा के थ्रू ही करता है। होता क्या है, ठीक है ना, अंदर तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, पर मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको कि ये हमारे गार्ड सेल होते हैं, बीन लाइक स्ट्रक्चर होता है, बीन शेप होती है, ये गार्ड सेल होते हैं। और इसी गार्ड सेल के अंदर वाटर जो है, वाटर एब्जॉर्ब होता है। एक्सेस वाटर जो प्लांट के अंदर होता है, वो एक्सेस वाटर इसके अंदर क्या होने लगता है, एब्जॉर्ब होने लगता है। और जैसे ही एक्सेस वाटर इसके अंदर एब्जॉर्ब होना स्टार्ट करता है, वैसे ही गार्ड सेल ओपन करने लगता है। और जैसे ये देखो, ये जैसे ही वाटर एब्जॉर्ब होगा, पहले तो बंद होगा, एब्जॉर्ब होते ही गार्ड सेल क्या होगा, ओपन हो जाएगा। और जैसे ही लीफ का गार्ड सेल ओपन हो जाएगा तो आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड जो है, बाहर का कार्बन डाइऑक्साइड अंदर इंटर करने लगेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं। और अंदर से जब बंद हो जाता होगा फोटोसिंथेसिस तो ऑक्सीजन को बाहर कर देगा। और जब ये श्रिंक करता है, जब ये श्रिंक करता है तो गार्ड सेल के अंदर एब्जॉर्ब वाटर बाहर निकल जाता है एटमॉस्फेयर में, और ये ट्रांसपीरेशन भी हो जाता है। ओ सर, अब मेरे को ये बात समझ में आ रहा है कि ट्रांसपीरेशन ऐसे होता है। बिल्कुल, गार्ड सेल खुलता है, बंद होता है, उससे ट्रांसपीरेशन भी होता रहता है, प्लस गैसेस का एक्सचेंज भी होता रहता है लीफ के अंदर। अब मैं पढ़ देता हूँ, बाकी तो सबको आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है, दे आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। स्टोमेटा फंक्शन इज द इन गैस एक्सचेंज बिटवीन प्लांट एंड द एटमॉस्फेयर। ऑब्वियसली प्लांट और एटमॉस्फेयर में गैसेज एक्सचेंज करने के लिए स्टोमेटा यूज होता है। ईच स्टोमेटा इज बॉर्डर्ड बाय द टू सेमी सर्कुलर गार्ड सेल। इन्हीं की बात कर रहा है, ये सेमी सर्कुलर गार्ड सेल होती है जिनकी ओपनिंग और क्लोजिंग से जो है गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो ओपनिंग क्लोजिंग क्या होता है वो मैंने बताया, पर आपको टेक्स्ट पढ़ के भी बता देता हूँ क्या मतलब है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर्स। तो द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द पोर्स इज अ फंक्शन ऑफ अ गार्ड सेल। ये गार्ड सेल का फंक्शन होता है, गार्ड सेल ही खुलता है और बंद होता है, ठीक है ना। द गार्ड सेल स्वेल व्हेन वाटर फ्लो इनटू देम, मतलब उनके अंदर वाटर जब चला जाता है तो वो स्वेल हो जाता है, फूल जाता है। कॉजिंग द स्टोमेटल पोर्स टू ओपन, और जैसे ही उसके अंदर वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है वो ओपन हो जाता है। उसी तरीके से सिमिलरली द पोर्स क्लोजेज इफ द गार्ड सेल श्रिंक। जैसे ही गार्ड सेल श्रिंक हो जाता है तो वो अपने आप क्लोज हो जाता है। लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर इज लॉस थ्रू दिस स्टोमेटा। इसी स्टोमेटा के थ्रू जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर जो है बाहर हो जाता है, इसको ट्रांसपिरेशन कहेंगे। द प्लांट क्लोजेज दीज पोर्स when it does not require carbon dioxide for photosynthesis। जब कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत फोटोसिंथेसिस में नहीं पड़ती है तो हमारा लीफ गार्ड सेल को बंद कर देता है। आई होप मेरी बात समझ में अच्छे से आ गया होगा। स्टोमेटा बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया। बाकी मैं आपको एक बहुत अच्छा एनिमेशन आपको दिखा देता हूँ।